हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं रसिया का इशू। रसिया और यूक्रेन के बीच चल रही जो टेंशन है वो अब कहीं ना कहीं थोड़े से इनकर्जन या थोड़ा सा अतिक्रमण रसिया ने कर लिया है और यूक्रेन के जो ईस्ट या पूर्वी हिस्सा है उसको दो टुकड़ों में विभाजित करके दो नए देशों का गठन कर दिया है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे इस पूरे एडिटोरियल में, क्या राइटर ने कहा और क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और भारत का इसमें क्या रुख है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की या जो भी मेरा वीडियो रहता है उसकी मैं PDF वहां पर शेयर कर देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देर करे। रसियन रिकॉग्नाइजेशन, पुतिन एक्शन आर। सबसे पहले रसियन रिकॉग्नाइजेशन, रसिया ने किस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया? रसिया ने रिकॉग्नाइज़ किया दो देशों को, यूक्रेन के ईस्ट पार्ट में, और अपनी सेना भेज दी। और उस सेना को क्या कहा कि भाई ये शांति सेना है जो दो देशों की रक्षा के लिए यहाँ पर मैंने भेजी है, और साथ ही साथ मैं वहाँ पर क्या कर बनाऊँगा, सैन्य अड्डा भी बनाऊँगा, अपने सैनिक बेस भी तैयार करूँगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत से लोग इस बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या हुआ जैसे ही जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं, 2014 से ये घटना स्टार्ट है। 2014 में क्रीमिया को जनमत संग्रह के आधार पर जनमत कराया रसिया ने क्रीमिया में, और वो जनमत रसिया के पक्ष में था। तो उस हिसाब से रसिया ने क्रीमिया को रूस में मिला लिया। फिर लेकिन अमेरिका उससे नाराज़ हो गया, तो एक समझौता किया गया, मिन्स्क समझौता उसे बोलते हैं। उसमें कुछ शर्तें थी, वो एक डिटेल अलग टॉपिक बन जाएगा। तो उन शर्तों को कभी फुलफिल नहीं किया गया, ना अमेरिका के द्वारा ना रूस के द्वारा, दोनों ही एक दूसरे को दोषारोपण करते रहे। फिर आ जाता है 2022। 2022 में रसिया ने चारों तरफ यूक्रेन को घेर लिया, और घेरने का प्रमुख कारण ये था कि अमेरिका यूक्रेन को नाटो में शामिल करवाने की कोशिश कर रहा था, और रसिया चाहता था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए, क्योंकि इससे रसिया के लिए खतरा पैदा हो जाता, क्योंकि यूक्रेन रसिया का एक पड़ोसी देश है। तो ये सब चीज़ें थीं, लेकिन न यूएस माना न रसिया माना न यूएस माना। तो रसिया ने यूक्रेन में घुसकर रसिया के 3 पार्ट कर दिए, जिसमें से 2 पार्ट जो ईस्ट जो अभी रिसेंटली किए हैं उनमें से यूक्रेन को एक देश के बजाय 3 देशों में कन्वर्ट कर दिया, जिनमें से 2 देश पूरे के पूरी रसिया की जो सेनाएं हैं 2 देशों को कवर करेंगी, वहाँ की सिक्योरिटी वगैरह देखेंगी। तो ये पूरा इशू था। आगे देखते हैं कि भारत ने क्या कहा क्या नहीं कहा, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पुतिन एक्शन आर एम्ड एट रेस्टिंग फ्रॉम द वेस्ट गारंटी अगेंस्ट द नाटो एक्सपेंशन। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पुतिन का जो एक्शन है वो अमेरिका के या जो वेस्ट है, पश्चिमी राष्ट्र हैं, जो नाटो के एक्सपांसन है उसके लिए करारा जवाब है। आफ्टर द बी रेचिंग टेंशन, रेचिंग मतलब होता है एक स्टीपली, मतलब एकदम से जो टेंशन बढ़ जाती है ना उसे रेचिंग बोलते हैं। एंड द फेनेटिक डिप्लोमेसी अक्रॉस द यूरोप। फेनेटिक डिप्लोमेसी कहलाती है जो एक नॉर्मल वे में डिप्लोमेटिक बातें ना हो, एक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जोर दिया जाए डिप्लोमेटिक बातों पर। आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे अगर हम कोई मीटिंग के लिए एक मीटिंग करते हैं, 1-2 बार बात करते हैं, लेकिन अगर कोई टेंशन जब बड़ी हो जाती है तो हम बार बार मीटिंग करते हैं। तो ये फ्रेनेटिक डिप्लोमेसी अक्रॉस यूरोप। रसियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज़ प्लेड मेजर मूव बाय द अनाउंसमेंट फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डोनाबास रीजन एनक्लेव्ड ओब्लास्ट ऑफ डोनाकस एंड लुहांस्क इन ईस्टर्न यूक्रेन ऑन विच चेंज द कोर्स ऑफ प्रेजेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट। तो यहाँ पर तनाव बढ़ रहा था यूक्रेन और रसिया के बीच में। पूरा वेस्ट, ये जो भी नाटो देश हैं, वो अपनी डिप्लोमेटिक बातें कर रहे थे रसिया के साथ, और उसको ढांढस बता रहे थे कि यूक्रेन को हम नाटो में शामिल अभी हाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि हम बिल्कुल नहीं करेंगे कभी भी। तो इसी बीच रसिया ने क्या किया, जो ईस्टर्न यूक्रेन था उसको 2 पार्टों में विभाजित कर दिया। पहला पार्ट क्या बना, 2 सेपरेट कंट्रोल डोनाबास रीजन है, रसिया लॉन्गर इंटरेस्टेड इन टॉक। सबसे पहला पार्ट बना डोनेट्स्क, दूसरा लुहांस्क। तो इस प्रकार से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये भी बता दिया कि भैया जितनी भी डिप्लोमेटिक
एफर्ट हैं वो सब धरे के धरे रह गए हैं और उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। मैंने जो करना था सो कर दिया। टू बिगिन विथ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टू सेपरेटिस्ट ग्रुप दैट कंट्रोल पार्ट ऑफ डोनाबस रीजन एज गवर्नमेंट सिग्नल दैट रसिया इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन टॉक ऑन द बेसिस ऑफ द मिन्स अकॉर्ड। मिन्स अकॉर्ड वही जो 2014 वाला। तो ये सब करके रसिया ने क्या किया है, ये दुनिया को बता दिया कि भैया हम किसी भी प्रकार के मिन्स अकॉर्ड को फॉलो नहीं करने वाले और ना हम इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। हमें जो करना था हमने कर दिया। अब आपका बताओ कि आप क्या करते हो, उसके हिसाब से फिर मैं आगे भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि रसिया ने पूरे वेस्ट को या नाटो कंट्रीज़ को ये भी चेतावनी दी थी कि अगर यूक्रेन को आपने नाटो में शामिल करवाने की कोशिश की तो हम पूरा का पूरा यूक्रेन भी रसिया में मिला लेंगे। द एग्रीमेंट नेगोशिएटेड इन 2014 एंड 2015 बट नेवर फुल इम्प्लीमेंटेड हैज़ सिक्योर्ड स्पेशल स्टेटस फॉर डोनाबस एनक्लेव। तो यहाँ पर कभी मतलब इस चीज़ को फुलफिल नहीं किया गया जो 2014 और 15 का जो मिन्स्क अकॉर्ड था। मिस्टर पुतिन हैज़ ऑल्सो ऑर्डर्ड रशियन पीस कीपर इन टू द रीजन मूव दैट कुड स्पार्क द कॉन्फ्लिक्ट विथ यूक्रेनियन ट्रूप्स। तो यहाँ पर अब नो डाउट यूक्रेन का पार्ट था ईस्टर्न यूरोप का, यूक्रेन का, तो वहाँ पर यूक्रेन की सेना होगी। तो रसिया ने अपनी सेना को यूक्रेन के अंदर भेजा और क्या कह के भेजा कि ये भैया शांति दूत हैं, मतलब जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर, यूक्रेन का ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर ये शांति स्थापित करने जा रहे हैं, ना कि अतिक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। मिस्टर पुतिन may claim that his move is far short of the invasion that US and NATO allies have been warning about and should not incur any further hostilities from the Ukraine। तो मिस्टर पुतिन भले ही ये क्लेम करें कि भैया ये इन्वेजन से बहुत दूर है या कुछ भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूएस एंड नाटो अलाई इसके बारे में वार्निंग दे रहे थे एंड शुड नॉट इनकर एनी फर्दर हॉस्टिलिटीज़, और यहाँ पर कोई हॉस्टिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये भी उन्होंने कहा था यूक्रेन को लेकर कि भाई यूक्रेन में कोई हॉस्टिलिटी नहीं होनी चाहिए। भले ही वर्तमान में अब रसिया उसके लिए कुछ भी बात दे दे कि भाई ये इन्वेजन नहीं है, शांति दूत गए हैं एंड ऑल दैट। इन डूइंग सो हाउएवर ही हैज़ पुट पेड टू ऑल होप that threat to conflict would recede once the tens of thousands Russian troops along Ukraine border and in Belarus for the military exercise withdrew। और इन ये करने के साथ ही यहाँ पर कुछ उम्मीद की किरण जागी थी। कब जागी थी? जब आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले ही जब रसिया ने अपनी कुछ लगभग 1 लाख के करीब ट्रूप्स को वापस कर लिया था यूक्रेनियन बॉर्डर से। लेकिन फाइनली हिज मूव इज़ क्लियर साइन दैट द सिचुएशन इज़ नो गोइंग टू बी मैनेज्ड और हैंडल्ड विदाउट नाटो सिटिंग डाउन टू सीरियस नेगोशिएशन ओवर द सिक्योरिटी गारंटी he has been demanding for 2 decades and some discussion about how regulate the expansion of NATO to Russia's neighboring countries and heavy presence western troops and weapon in the region। तो यहाँ पर इस बात से क्लियर हो गया है, क्या क्लियर हो गया है कि ये चीज़ मतलब सिचुएशन जो है वो मैनेज नहीं होने वाली इतने जल्दी बगैर नाटो के डिस्कशन के। नाटो अगर रसिया के साथ डिस्कशन नहीं करता, कोई नेगोशिएशन नहीं करता, किसी प्रकार की सिक्योरिटी गारंटी नहीं देता है रसिया को, तो ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होने वाली। और जो रसिया क्या पिछले 2 दशक से डिमांड कर रहा है, तो अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली। क्योंकि रसिया की डिमांड क्या है कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनको नाटो में शामिल ना किया जाए और जो भी हैवी वेपन है वेस्टर्न ट्रूप मतलब पश्चिमी यूरोप में जो भी नाटो कंट्रीज़ के हैवी वेपन है या ज़्यादा मिलिट्री है उसको भी कम किया जाए। ये तो डिमांड है रसिया की। तो अगर ये फुलफिल नहीं होती हैं तो रसिया ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। द बॉल इज़ नाउ इन द कोर्ट ऑफ यूएस एंड यूरोपियन एली डिसाइड वेदर दे वुड रिएक्ट विथ सैंक्शन मिलिट्री एक्शन और रिटर्न टू द डिप्लोमेटिक टेबल। तो यहाँ पर अब जो वॉल है रसिया ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब गेंद किसके पाले में आ गई है? गेंद पाले में आ गई है यूएस के, यूरोपियन यूनियन के या जो भी वेस्टर्न कंट्री उनके। वो क्या करते हैं? वो या तो सैंक्शन लगा दें, मिलिट्री एक्शन ले लें या फिर से डिप्लोमेटिक
टॉक के लिए तैयार हो जाए या फिर से डिप्लोमेटिक टॉक करें रसिया के साथ, तो ये अब देखना होगा। अगर दिल्ली की बात करें, न्यू दिल्ली मतलब भारत की बात करें, द एस्केलेशन इन टेंशन कम एट द पर्टिकुलरली सेंसिटिव टाइम, ये जो भी टेंशन या जो इशू भारत के सामने आया है वो बहुत ही संवेदनशील समय है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ बीन ट्रेवलिंग टू जर्मनी एंड फ्रांस एंड वाइल ही हैज़ ट्राई टू शिफ्ट द फोकस ऑफ यूरोपियन इंटरलोक्यूटर टू इंडो पैसिफिक। तो यहाँ पर अभी देखने को आपको मिला होगा कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे जो एस जयशंकर हैं वो कहाँ के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस के लिए, और वो अपनी जो शिफ्ट है वो कहाँ पर फोकस करना चाहते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन इट इज़ रसिया सेक्शन दैट डोमिनेट द कन्वर्जेशन, तो यहाँ पर जो रसिया की जो एक्शन है वो डोमिनेट करेगी कन्वर्जेशन को। मतलब कैसे डोमिनेट करेगी, रसिया ने जो एक्शन ले लिया तो भले ही आप इंडो पैसिफिक की बात करें लेकिन कहीं ना कहीं आपको रसिया की भी बात वहाँ पर करनी पड़ेगी। इन एडिशन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज विजिटिंग मॉस्को द फर्स्ट बाय पाकिस्तानी पीएम इन ओवर 2 डेकेड। तो यहाँ पर ये जा रहे हैं यूरोप की तरफ रसिया के भारत के विदेश मंत्री, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 20 सालों में पहली बार रसिया की विजिट पे है। तो ये दोनों चीज़ों को भारत को देखना पड़ेगा। एंड न्यू दिल्ली इज़ वॉचिंग द न्यू क्लोजली, और न्यू दिल्ली इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से गौर करे हुए है और नज़र बनाए हुए है। द टाइमिंग ऑफ द टेंशन इज़ ऑल द मोर इनकन्वीनियंट गिवन दैट द डिलीवरी ऑफ रशियन S-400 मिलिट्री सिस्टम इज़ अंडर वे। अब यहाँ पर जो टाइमिंग है ये और क्रूशियल है। आपको ये समझना होगा कि अभी हाल ही में रसिया से भारत क्या कर रहा है, S-400 की मिसाइल परचेस कर रहा है, लेकिन जो यूएस के सैंक्शन है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल टू डिसाइड वेदर टू वेव द इम्पोज कास्टा सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया। तो अभी क्या था कि इंडिया को कुछ मसलों पे कास्टा जो सैंक्शंस थे उससे छूट मिली थी। कास्टा एक प्रकार का ऐसा सैंक्शन है कि अगर किसी भी देश पर अमेरिका अगर सैंक्शन लगा देता है तो कोई भी देश, दूसरा देश अगर उस सैंक्शन कंट्री से कुछ परचेस करता है तो उस पर भी वो सैंक्शन लग जाएंगे। तो ये अभी कुछ वेवर इसके लिए इंडिया के लिए मिला था, लेकिन अभी ये देखना बाकी है आगे आने वाले समय में कि इंडिया पर ये सैंक्शन लागू होता है या नहीं। एज अ रिजल्ट इंडियाज स्टेटमेंट द यूएनएससी दैट अपील्ड फॉर डिप्लोमेसी एंड डी एस्केलेशन while making no critical comment about Mr. Putin announcement is not just assertion of India's traditional principal position or study in pragmatism but also the reflection of the difficult position New Delhi find itself over the conflict which appeal to have now entered in new phase। तो यहाँ पर रसिया के बारे में जब यूएनएससी में स्टेटमेंट दिया इंडिया ने तो उसमें ये कहा कि भाई आप डिप्लोमेटिक बात करिए और डी एस्केलेशन को भारत समर्थन करता है कि किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन मिस्टर पुतिन के बारे में इंडिया ने कुछ नहीं कहा। तो इससे ये तो साबित होता है कि असरसन मतलब इंडिया ने अपने उसी रुख को अख्तियार किया जो एक पारंपरिक रुख था, जो उसकी सैद्धांतिक पोजीशन थी उसको अख्तियार किया। लेकिन अगर व्यवहारिक तौर पर यह भी देखा जाए तो इसमें ये चीज़ भी रिफ्लेक्ट होती है कि इंडिया की ये डिफ़िकल्ट पोजीशन है कि वो इस प्रकार के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसमें कहाँ खुद को रख पाए, विच अपीयर टू हैव नाउ एंटर्ड अ न्यू फेज। क्योंकि अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक नए फेज़ में पहुंच चुका है और क्लियरली यूएस और रसिया अब आमने सामने हो चुके हैं। तो अब इंडिया किस प्रकार से मैनेज करता है दोनों चीज़ें, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट जो भी एग्रेशन है उसमें अमेरिका खुलकर साथ दे रहा है, रसिया खुलकर उतना चाइना के अगेंस्ट बोल नहीं रहा है। तो इंडिया को रसिया और अमेरिका दोनों को साथ में लेना है, क्योंकि रसिया जो है एक विश्वस्त पार्टनर है। अमेरिका का ऐसा है कि वो कब वो फ़ायदा देखता है, अगर फ़ायदा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ना ठीक। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम इंडिया के लिए कि वो किस हिसाब से मूव चले, कैसे काम करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।